नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। 1 नवंबर 2000 को अजीत जोगी ने छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। कांग्रेस की ओर से और स्वयं जोगी की ओर से आदिवासी को कमान देने की बात कही गई। जोगी ने छत्तीसगढ़ को आदिवासी राज्य के रूप में प्रस्तुत किया, लेकिन 2003 में हुए पहले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने असली और नकली आदिवासी के मुद्दे पर कांग्रेस पर जोरदार प्रहार किया, जिसके परिणाम से सरगुजा बस्तर में अप्रत्याशित सफलता भी बीजेपी को मिली और डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री बने। रमन सिंह के 15 साल के कार्यकाल में बीजेपी और कांग्रेस दोनों में आदिवासी एक्सप्रेस चलती रही, लेकिन अजीत जोगी के अपनी ही पार्टी के गठन के साथ ये मुद्दा कांग्रेस के अंदर खत्म हो गया। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के चुके हुए आदिवासी नेता सीएम की लगातार रट लगा रहे हैं। नेताओं का ऐसा बयान क्या 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले नए समीकरणों का इशारा कर रहा है? चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं रिपोर्ट। तस्वीरें विश्व आदिवासी दिवस के एक दिन पहले की हैं, जब भाजपा एसटी मोर्चा की पहली प्रदेश कार्य समिति की बैठक में सभी आदिवासी नेता एक मंच पर नजर आए। बीते 2.5 साल में ये पहला मौका था जब राजधानी में आयोजित बैठक में दो केंद्रीय मंत्री, दर्जन भर सांसद, पूर्व सांसद और मंत्रियों ने अपनी मौजूदगी जताकर एक बार फिर पार्टी के भीतर आदिवासी एकता का शक्ति प्रदर्शन किया। इस प्रकार के सरकार के खिलाफ में जनजातियों का एक बहुत बड़ा एक आंदोलन खड़ा होना चाहिए। इन सारे विषयों को लेकर के इस प्रकार की इस राजनीति में बहुत सारे विषय आए हैं। 2.5 वर्षों में मतलब एक बड़ी उम्मीद के साथ अनुसूचित जनजाति वर्ग भी कांग्रेस से जुड़ा था और सरकार बनाने में उनका भी सहयोग था, लेकिन 2.5 वर्षों में बिल्कुल निराशा हाथ लगी है कि यहाँ जनजातियों के विकास के लिए कुछ नहीं करना है, केवल वोट बैंक के लिए केवल प्रलोभन करना है। इस प्रकार से उनकी मानसिकता रही है। आदिवासी मोर्चा की सक्रियता को लेकर बीजेपी में हलचल तेज है। सियासी गलियारे में इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल पहले भी बीजेपी में आदिवासी नेता बैठक कर मुख्यमंत्री पद के लिए आदिवासी चेहरे की मांग कर चुके हैं, लेकिन अब जब प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ये कह चुकी हैं कि बीजेपी अगला विधानसभा चुनाव किसी चेहरे पर नहीं बल्कि विकास के नाम पर लड़ेगी। डेवलपमेंट इज गोइंग टू बी आवर फेस। बीजेपी में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अभी से गुणा भाग दिखता है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी बयान दे चुके हैं कि बीजेपी में सीएम पद के कई चेहरे हैं, जिनमें एक छोटा सा चेहरा उनका भी है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, अच्छे चेहरे हैं, उसमें एक चेहरा मेरा भी है, छोटा सा। हालांकि पार्टी के आदिवासी नेता मुख्यमंत्री पद को लेकर खुलकर कुछ बोल नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी है ना, इससे बड़ा चेहरा और क्या? कमल छाप चेहरा। तमाम जो परिस्थितियां हैं उसको लेकर के हमारा केंद्रीय नेतृत्व कुछ सोच विचार करके देखें। आगे मुख्य उद्देश्य है पार्टी खड़ी ताकतवर बने। दूसरी ओर सत्तारूढ़ कांग्रेस में भी आदिवासी नेता सक्रिय हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम ने तो पिछले दिनों आदिवासी हितों की रक्षा के लिए आदिवासी मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात छेड़ी। हालांकि आदिवासी वर्ग से आने वाले खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि कांग्रेस सरकार आदिवासियों के विकास के लिए हर क्षेत्र में काम कर रही है। ये दावा भी किया कि कांग्रेस सरकार में आदिवासियों को उचित प्रतिनिधित्व मिल रहा है। कैबिनेट में 4 मंत्री हैं। सीएम ने बस्तर और सरगुजा विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष आदिवासी विधायकों को ही बनाया है। कांग्रेस की सरकार में काफी सारे लिबर्टीज और अवसर दोनों आदिवासी वर्ग के लोगों को दिया गया है, जैसा प्राधिकरण से लेकर के और निगम मंडल 4 लोगों को मंत्रिमंडल में रखा गया है। कोई सरकार कोई पार्टी के माध्यम से यदि कोई कांग्रेस या बीजेपी कोई भी राष्ट्रीय दल है मुख्यमंत्री घोषित कर दे तो ये नहीं कहा जा सके कि ओकर से आदिवासी के समस्या के समाधान हो सकते। जाहिर है प्रदेश की 29 सीटें एसटी वर्ग के लिए आरक्षित हैं, जिनमें से फिलहाल 27 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। बस्तर और सरगुजा दोनों जगह से बीजेपी पूरी तरह गायब है। भले ही सामूहिक चुनाव लड़ने का दावा करने वाली बीजेपी सीएम के चेहरे पर एकजुट न दिखे, लेकिन 2023 में सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी आदिवासी कार्ड खेलने की तैयारी में। इसी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी अगले महीने बस्तर में चिंतन शिविर आयोजित करने वाली है। बड़ा सवाल ये, क्या बीजेपी की कोशिश रंग लाएगी? क्या इस बार जाति लामबंदी के जरिए वो सत्ता की चाबी हासिल कर पाएगी? राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर।
तो राजनीति में क्या ये माना जाए कि जाति या वर्ग मायने रखता है? क्या जाति विशेष का होने के कारण ही किसी को सत्ता में नेतृत्व के लिए मौका मिलता है? क्या वो इस कारण से ही नेता बनता है, या उसके अंदर स्वाभाविक नेता बनने के गुण होते हैं, उसके अंदर पार्टी को ड्राइव करने के गुण होते हैं? यदि नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे तो निश्चित रूप से उनकी जो नेतृत्व क्षमता है, कुशलता है, उनकी जो भाषण देने की शैली है, लोगों को आकर्षित करने का जो उनका गुण है, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा रोल अदा करता रहा है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो भूपेश बघेल यदि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो क्या सिर्फ ओबीसी वर्ग के होने के कारण मुख्यमंत्री हैं? नहीं, एक संघर्ष का इतिहास रहा है, एक उनका तेवर रहा है, एक उनकी स्टाइल रही है, जिसके कारण आज वो इस पद पर हैं। तो राजनीति में खासतौर पर वो लोग जो किसी पद पर नहीं पहुंच पाते हैं, उनके लिए ये एक बड़ा हथियार होता है कि जो मौजूदा नेतृत्व है, चाहे वो किसी भी पार्टी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की, उसमें वो इस चीज़ का राग अलापते हैं। आपने रामविचार नेताम जी को सुना होगा, लेकिन यही रामविचार नेताम जी 2005 में आदिवासी नेताओं को एकत्रित करने के मामले में इनके ऊपर और इनके ओएसडी पर गाज गिरी थी उस समय। उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी में कई नेताओं ने इस तरह का प्रयास किया, और जब भारतीय जनता पार्टी की 2003 में सरकार बनी थी तब भी कुछ ऐसा ही एक घटनाक्रम हुआ था, जिसमें अजीत जोगी ने यह बताने का प्रयास किया था कि आदिवासी को ही मुख्यमंत्री बनाना उनका उद्देश्य था। खैर, ये बड़ा डिबेट का इशू है, लेकिन अभी जो भारतीय जनता पार्टी जिस दौर से गुजर रही तो उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि वो मुद्दे पर कंसंट्रेट करे कि किस वर्ग को नेतृत्व देना, इस पर कंसंट्रेट करे। लेकिन 2000 से अभी तक का आप इतिहास देखें तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की फॉलोअर रही है। जब अजीत जोगी आदिवासी मुख्यमंत्री के रूप में थे तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना नेता प्रतिपक्ष भी आदिवासी नंद कुमार साय को बनाया, और अभी की स्थिति देखें कि कांग्रेस का जो प्रदेश अध्यक्ष है यदि वो आदिवासी वर्ग से है तो भारतीय जनता पार्टी के भी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो आदिवासी वर्ग से हैं। कांग्रेस के जो यहाँ के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो ओबीसी वर्ग से हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का नेता प्रतिपक्ष भी ओबीसी वर्ग से हैं। सारी बातों पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं और दोनों अपनी अपनी पार्टी के आदिवासी चेहरे हैं। केदार कश्यप जी एक लंबी परंपरा से आते हैं, उनके पिता एक दिग्गज नेता थे बस्तर के। केदार कश्यप जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। शिशुपाल सौरी जी हैं, प्रशासनिक पृष्ठभूमि से आते हैं, कांकेर से विधायक हैं, वो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। केदार जी, आप सरकार में इतने साल तक मंत्री रहे, रमन कैबिनेट में, आपकी पार्टी में ये तरह तरह की बातें क्यों आ रही हैं? कभी ये आता है कि इस वर्ग का बनेगा, कभी ये आता है कि ये भी चेहरा है, ये भी चेहरा है, कभी ये आता है कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा। जैसा कि आपकी पार्टी की स्टाइल है, जब वो विपक्ष में होती है तो सामूहिक नेतृत्व की बात करती है, सत्ता में होती है तो निश्चित रूप से जो मुख्यमंत्री है उसको ही चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट करती है, लेकिन असम में ऐसा नहीं हुआ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के लिए एक नारा, एक उद्देश्य के साथ में चल रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और उसी के तहत में आज सभी प्रदेशों में और सभी क्षेत्रों में कार्य हो रहे हैं। जहाँ तक आदिवासी क्षेत्रों के डेवलपमेंट की बात हो तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से इस क्षेत्र को विकास के मुख्य धारा में लाया है, शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे नेट कनेक्टिविटी हो, हर दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी ने इसको आगे बढ़ाया, लोगों को ऊपर उठाया। और आज हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि आज देश में जो हमारे आदिवासी जो मंत्री हैं वो लगभग उनका प्रतिनिधित्व 8 है और उनके माध्यम से पूरे देश में हमारे आदिवासी समुदाय के लोगों को उसके विकास की योजनाएं निचले स्तर तक पहुंचे, ये कोशिश रही है। भारतीय जनता पार्टी में कभी भी मुख्यमंत्री की लड़ाई नहीं रही है, कांग्रेस की लड़ाई रही है और वो लड़ाई अब खुलकर जमीन पे आ गई है। और ये इस लड़ाई का जो दंश है ये हमारे यहाँ के लोगों को झेलना पड़ रहा है। लोगों का विश्वास सरकार के प्रति कम होते जा रहा है।
सरकार ने जिस तरीके से लोगों को छला है, चाहे हमारे वनवासी क्षेत्र के लोगों के वनोपज का मामला हो, चाहे विकास का मामला हो, केदार जी, शिक्षा का मामला हो। केदार जी, हम विषय से बहुत ज्यादा भटक रहे हैं, विषय से बहुत ज्यादा बाहर जा रहे हैं। एक तो आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में जो मुख्यमंत्री पद के लिए कोई झगड़ा नहीं है। उत्तराखंड का सबको मालूम है कि एक साल में कितने वहाँ मुख्यमंत्री बदल चुके हैं, तो खैर ये किसी एक पार्टी विशेष पर नहीं बोल सकते। कर्नाटक में भी आपकी पार्टी का हाल सभी ने देखा हुआ, ये एक कॉमन फेनोमेना है दोनों पार्टियों में, ऐसी कोई बहुत अलग बात नहीं है दोनों पार्टियों में। जैसे आपकी पार्टी बोलती थी कि पहले वो दूसरों से अलग पार्टी, वैसा कुछ नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में क्या आपकी पार्टी कोई सीएम का कैंडिडेट इस तरह से प्रोजेक्ट करेगी जो आदिवासी क्षेत्र का हो या आदिवासी वर्ग से आता हो? नहीं, देखिए अभी तक ऐसी कोई स्थिति नहीं है और पार्टी जो निर्देश करेगा उसके आधार पर चुनाव होंगे। यहाँ पर ऐसा कभी हमारी पार्टी ने इस तरीके से चुनाव नहीं लड़ा है। जब भी हमारी पार्टी ने जिस तरीके से भी यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत में चुनाव लड़ा है और उसी के तहत पे भारतीय जनता पार्टी ने सफलता भी हासिल की है। और आने वाले समय में जो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा उसी आधार पर यहाँ पर चुनाव होंगे। और स्थितियाँ अब लगातार कांग्रेस के उसमें जा रही है, कांग्रेस बैकफुट पे जा रही है। कहीं ना कहीं से आज जो वनांचल क्षेत्र में है, मैदानी क्षेत्र में है, कांग्रेस का जनाधार लगातार गिरते जा रहा है। और उसका कारण है कि इनकी आपसी की लड़ाई आज ज़मीन पर दिखाई देती है। और इनकी यहाँ पर मुख्यमंत्री की लड़ाई हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री की लड़ाई नहीं है। और ये इस बात को साबित करता है। और अभी हम लोगों ने देखा किस तरीके से इनके विधायक ने अपने ही मंत्री के ऊपर आरोप लगाया, किस तरीके से वो हमारे आदिवासी लोगों को अनपढ़ बता रहे हैं, किस तरीके से हमारे प्रिमिटिव ट्राइब्स के लोगों का कहता है ये ज़मीन हड़पने का काम इसके सरकार के लोग कर रहे हैं। ये सारे मामले हैं। आज सरकार यहाँ पर जो आदिवासी क्षेत्र में है 5वीं अनुसूची को सही तरीके से पालन नहीं करवा पा रही है और पेशा एक्ट को सही तरीके से क्रियान्वित नहीं करवा पा रही है। चाहे वो कहते हैं एफआईआर का मामला हो, केदार जी, हमारे प्रदेश आपकी पार्टी ने क्या 5वीं अनुसूची और पेशा एक्ट को लागू करवाया था क्या प्रभावी ढंग से, जिस तरह की आप बात कर रहे हैं? प्रदेश के साथ में है। आपकी पार्टी ने 5वीं अनुसूची और पेशा एक्ट को लागू करवाया था क्या? 5वीं अनुसूची का पूरी तरीके से पालन किया गया था। चलिए, शिशुपाल सौरी जी भी हमारे साथ हैं, इस बारे में भी बात कर लेते हैं और आपकी पार्टी में जो नेतृत्व को लेकर बात चल रही है उस पर भी बात कर लेते हैं। शिशुपाल जी, पेशा एक्ट का भी हमने पूरी तरीके से किया। शिरीष भाई नमस्कार। और आज विश्व आदिवासी दिवस है, मैं उस अवसर पे सारे देशवासियों को बधाई देता हूँ। साथ ही जो आपके आईबीसी से जुड़े हुए समस्त दर्शकों को भी बधाई देता हूँ। और अभी आपने मुद्दे की बात उठाई थी और उसमें केदार भाई को सुन रहा था, वो मुद्दे की बात को उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। इसका मतलब ये है कि आदिवासी नेतृत्व लेके उनमें साहस ही नहीं कि कोई 2 शब्द बोल सके। हमारी कांग्रेस की सरकार जैसी सत्ता में आई, सबसे पहली तो ये मैं बताना चाहूंगा कि जब राज्य बना तो उस समय ये भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, हमारे महेंद्र ब्रह्म जी के नेतृत्व में एक ट्राइबल एक्सप्रेस चला था और उसमें ये मांग रखी थी कि हम ट्राइबल को अगर हमारी सत्ता होगा तो हम उसको बनाएंगे। और उस समय अजीत जोगी जो ट्राइबल के रूप में उस समय एक चेहरा थे, उसको मुख्यमंत्री बनाया गया था। ये बात अलग है कि बाद में वो चेहरा विवादित हो गया और आज भी वो मामला विभिन्न न्यायालयों में लंबित है। किंतु कांग्रेस पार्टी का जो नजरिया है इस समुदाय के प्रति वहीं से शुरू होता है। दूसरा, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आदिवासी समाज में जाति धर्म का बहुत ज्यादा स्थान नहीं होता। आदिवासी संस्कृति में जिसको एक बार वो अपनाते हैं उसको आखिरी तक निभाते हैं। ये हमारे आदिवासियों में विशिष्ट गुण है, एक मानवीय गुण है। आज भूपेश बघेल जी ने जो काम आदिवासियों के लिए किया है उसमें सारे आदिवासी समाज को, किसी को लगता है हमारा भाई है, किसी को लगता है हमारा चाचा है, किसी को लगता है हमारा मामा है। तो ये उन्होंने सबसे पहले जैसे ही वो सत्ता में आए 15 साल के बाद
उन्होंने जो शासकीय अधिकृत जमीन थी अधिग्रहित, जिनकी नियति खराब थी बीजेपी सरकार की, उनको उन्होंने वापस किया। उसके बाद देखा कि यहाँ सुपोषण की समस्या है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, तो उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों पे फोकस किया, जहाँ हमारे जंगल में रहने वाले आदिवासी भाई रहते हैं, इनके साथ ही अन्य परंपरागत लोग हैं, इनको कैसे हम अधिकार दें। सुपोषण के तहत इतने सारे काम हुए, मलेरिया उन्मूलन की दिशा में इतने सारे काम हुए। इनके समय तो 350 के लगभग स्कूल बंद हो गए थे, शिक्षा मंत्री रहे हैं केदार कश्यप जी, उसको फिर से कम 100 स्कूल अब पुनः उन क्षेत्रों में जो नक्सलियों के नाम से इन्होंने बंद कर दिया था, उन्हें पुनः हमारी भूपेश सरकार ने शुरू किया है। और ये जो मुद्दा है नेतृत्व का, जैसा मैंने पहले ही कहा कि आदिवासी समाज में कोई जाति धर्म इस पे नहीं चलता, इसमें कौन अपना है कौन पराया है, इसकी परख आदिवासी अच्छा जानता है, इसीलिए कई बार चले भी गए हैं। किंतु आदिवासी समाज की जो आस्था है आज भूपेश बघेल पे है, उनको अपना भाई मानते हैं, उनको अपना चेहरा मानते हैं, ये और उन्होंने ये काम साबित करके दिखाया भी है। आज जो हाट बाजार में जो क्लिनिक योजना है उसके माध्यम से गांवों तक हमारे मोबाइल यूनिट जा रहे हैं, वहाँ इलाज की सुविधा लोगों को मिल रही है। बच्चे जो है भले ही कोरोना काल है पर आज मोहल्ला क्लास के माध्यम से पढ़ रहे हैं, प्रयास के बड़े उत्तम परिणाम आ रहे हैं, तो एक उत्साह है। और आज हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, वो जानते हैं कि हमारा अच्छा चाहने वाला कौन है, बुरा चाहने वाला कौन है। ये बीजेपी जब चुनाव आता है तभी ये बात करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि बड़े सफाई से रमन सिंह ने कहा कि हमारे यहाँ बहुत चेहरे हैं, पर एक आदमी एक ट्राइबल का चेहरा तो बता दे। उन्होंने अपना नाम सफाई से बता दिया, उनमें ऐसा सॉरी जी साहस ही नहीं है। सॉरी जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता अलग अलग बयान दे रहे हैं, आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी नेता को लेके और मुद्दों को लेके क्या कंफ्यूज है? बहुत छोटा सा उत्तर चाहूंगा। बिल्कुल कंफ्यूज है। इनको आज की तारीख में ये नहीं मालूम कि किसके चेहरे से लड़ना है। चलिए ठीक है, केदार जी आपसे एक छोटा सा सवाल है। जैसा कि शिशुपाल सोरी जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बता दे कि उसके पास कौन सा आदिवासी चेहरा है सीएम के लिए, कुछ नाम चाहें तो बता सकते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है और मैंने पहले कहा यहाँ पर क्या कहते हैं पार्टी के अध्यक्ष और जो पार्टी की टीम तय करती है उसी आधार पर होता है। कांग्रेस पार्टी में तो जो सोनिया गांधी बोलेंगी उसी आधार पर क्या होता है। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, खैर आपने जवाब दे दिया। ब्रेक पर जाने से पहले शिशुपाल सोरी जी के सवाल के जवाब में केदार कश्यप जी का कहना था भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। केदार जी आपसे जानना चाहूँगा, आपकी पार्टी की जो हाल सरगुजा और बस्तर में है, ऐसी स्थिति में यदि आपको दोबारा सत्ता में आना है और सत्ता की ये दो जो गेटवे हैं वहाँ पर आप किस तरह से, यदि आपके पास बड़ा चेहरा नहीं है या आपके पास ऐसे लोग नहीं हैं जो पूरे उस क्षेत्र के लोगों को प्रभावित कर सकें, उन पर प्रभाव डाल सकें, तो आपकी पार्टी किस बिना पर सत्ता वापसी का सपना देख रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो तंत्र है निचले स्तर तक मौजूद है और पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, आज हम लोग कोरोना के इस काल में भी हमारे पार्टी के कार्यक्रम हो रहे हैं, ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। और निचले स्तर पर आप देखिए लगातार हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। मैं यहाँ से अभी क्या कहते हैं शिशुपाल सोरी जी का बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी आदिवासी मुख्यमंत्री के बारे में, वो जब क्या कहते हैं 2018 में 10 दिसंबर को जब वहाँ पर राजाराव पठार में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते वहाँ पर उपस्थित थे सर्वादिवासी समाज के दृष्टि से, तो वहाँ पर एक घोषणा हुई थी कि आदिवासी समाज का कहते हैं मुख्यमंत्री बनेगा। क्या उसके लिए हमारे शिशुपाल सोरी जी प्रयास करेंगे क्या? और यहाँ पर अभी बातें कर रहे हैं कि हम स्कूलों के माध्यम से उनको वो कर रहे हैं। यहाँ पर हजारों क्विंटल कहते हैं कांग्रेस के लोग दलाली करके खा जा रहे हैं। हमारे कहते हैं पूरे प्रदेश में जिस तरीके से
हमारे प्रिमिटिव ट्राइब्स जिनको कहते हैं राष्ट्रपति जी के दत्तक पुत्र कहते हैं, उनकी जमीन को हड़पने के कार्य इनके मंत्रीगण कर रहे हैं। तो इससे बड़े दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है कि आदिवासियों के हितैषी ये कहाँ बनते हैं? इधर आदिवासियों के कहते हैं ये जमीन को खाने वाले लोग हैं। केदार जी कांग्रेस की चिंता मत करिए, आप अपनी पार्टी के बारे में बताइए। कांग्रेस की चिंता मत करिए, कांग्रेस के पास तो अभी 3/4 बहुमत है। आपकी पार्टी के पास सिर्फ 2 सीटें हैं। मैंने तो बता दिया, मैंने पार्टी को बता दिया, पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। पार्टी कहते हैं यहाँ पर 2 सीट है, लेकिन आने वाले समय में हम और भी बढ़ोतरी करेंगे, 100% रिजल्ट के साथ में यहाँ से आएंगे। अभी लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने भी देखा, लोकसभा चुनाव में हमारा रिजल्ट अलग था। तो ये तो है। मैं यहाँ इनका लोकसभा में भी तो आपके पास बस्तर की सीट चली गई आपकी। आदिवासियों के साथ में न्याय करने वाले लोग हैं, तो मैं इनको बता रहा हूँ कि किस तरीके से ये पड़ता है। हाँ, बस्तर की सीट गई है, लेकिन हम उतने वोट से वो नहीं किए हैं, मात्र 30। चलिए, शिशुपाल जी भी साथ में है। शिशुपाल जी, आपका क्या कहना है कि उनका कहना कि राजा राव पठार में जिस तरह से बात हुई थी उसको और कांग्रेस उस तरह से काम नहीं कर रही, आपके मंत्री के ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं वो? ये श्रीज भाई, हर समाज की एक मांग रहती है। ये मैं केवल आदिवासी समाज की नहीं कहता हूँ। जब भी कोई इस तरह की चाहे किसी भी जाति समाज की होती है तो एक मांग रहता है। और मैं जैसे कहा, आदिवासी समाज को जो समझने वाले लोग हैं वो सब जानते हैं कि हमारे संस्कृति में जाति धर्म को लेकर कोई विवाद नहीं है। जो विवाद पैदा कर रहे हैं ये सत्ता के लोलुप, पद लोलुप लोग कर रहे हैं, या जो सत्ता से बाहर हो चुके हैं, जो अपने अपने पार्टी से बाहर हो चुके हैं, वो लोग हैं। बीजेपी की अगर बात करें तो ये जो आज केदार कश्यप जी बोल रहे हैं, उनके पिताजी स्वर्गीय बलीराम कश्यप जो एक बड़ा चेहरा था, उनके ही अपनी पीड़ा कई बार उन्होंने सार्वजनिक रूप से साझा किया था कि हम चले जा रहे हैं। अभी अब चाहे कोई भी देखो, ननकी राम कंवर हो, राम विचार नेताम हो, खुद उनके कितने शोषण हुए वो खुले तौर पे नहीं कह पा रहे हैं, किंतु दुनिया जानती है कि इन्होंने 15 साल में आदिवासियों के साथ क्या किया। आज जब आदिवासी समाज अपना चेहरा देख रहा है मुख्यमंत्री में, अभी आपने देखा कि जो हमारी आदिवासियों की मुख्य मांग है जल जंगल जमीन पे हमारा हक, इन्होंने कोई काम नहीं किया उसमें। आज हमारे भूपेश बघेल की सरकार ने 3,500 ग्राम सभाओं को लगभग 12 लाख हेक्टेयर जमीन, पूरा जंगल उन्होंने सौंप दिया। ये ऐसी मांग है। चलिए, भारतीय जनता पार्टी को भी एक बहुत लंबी यात्रा करनी है। भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास पहले बहुत दिग्गज नेता थे। नंद कुमार साय जी ने विधानसभा में जिस तरह से प्रदर्शन किया था 2000 से 2003 के बीच, और बलीराम कश्यप जी जैसे बड़े बड़े जो नेता थे, वैसे नेताओं का भी पार्टी में कमी है या उस तेवर के नेता भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। और एक बड़ा सवाल कि भारतीय जनता पार्टी के पास अभी मुद्दों और नेता को लेकर संशय बना हुआ है। ये संशय जब तक दूर नहीं होगा तब तक भारतीय जनता पार्टी की आगे की यात्रा करना बड़ा मुश्किल है। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।